नाज़रीन, हर साल दिसंबर के 18 तारीख को माइनॉरिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का मकसद हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक पर तवज्जो मरकूज करने और इसके लिए बेदारी फैलाना होता है। सचर कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट ने अक़लियतों और खासकर मुसलमानों की जो हालत बताई है वो परेशान करने वाली है। चूंकि अब यूपी के असेंबली इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में सियासी जमातों के दावे और हकीकत क्या कुछ है, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। क्या अक़लियतों के हुकूक की हुई पासदारी? यूपी में अक़लियतों के मसाइल हुए हल? क्या अक़लियतों के अच्छे दिनों का इंतजार हुआ खत्म? अक़लियतों का बुरा हाल कौन है जिम्मेदार? हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक पर तवज्जो मरकूज करने और इसके लिए बेदारी फैलाने के मकसद से हर साल 18 दिसंबर को अक़लियतों के हुकूक के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों की जानिब से प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है और अक़लियतों के मजहबी हुकूक की अहमियत पर जोर देने के साथ साथ ये जायजा भी लिया जाता है कि आईन ने अक़लियतों को मजहबी आजादी का जो हक दिया है, क्या वो इन्हें मिल पा रहा है? याद रहे कि 18 दिसंबर 1992 को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से किया गया ऐलान अक़लियतों की कौमी शनाख्त के अलावा उनकी मजहबी, सकाफती और लिसानी शनाख्त को उजागर करती है। वहीं आईन हिंद में रियासतों को हिदायत देते हुए कहा गया है कि रियासती हुकूमतें हर हाल में अपने यहाँ मौजूद अक़लियतों की सूरत हाल में बेहतरी लाएं और इनके हुकूक की हिफाजत करें। हिंदुस्तान में 5 ऐसे मजहबी तबके हैं जिनको अक़लियती तबके के तौर पर मंजूरी दी गई है। इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी तबका शामिल है। इस सिलसिले में मुल्क की कई रियासतों में अक़लियती कमीशन कायम किए गए हैं। रियासती अक़लियती कमीशन का अहम काम रियासतों के जरिए इन तबकात के लिए नाफिज किए गए कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, मगर आज की मौजूदा सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है। कई रियासतों, बिलखुसूस बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में आए दिन अक़लियतों पर जुल्म तशद्दुद की खबरें आती रहती हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों का ख्याल है कि आईन ने अक़लियतों को जो मजहबी हुकूक दिए हैं वो इन्हें मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं है। इनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत में अक़लियतें अपने हुकूक से महरूम की जा रही हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में अक़लियती आबादी 19.30% है, जबकि सबसे बड़ी अक़लियत यानी मुसलमानों की आबादी 14.2% है। हिंदुस्तान में अक़लियतों के हुकूक और हिफाजत के लिए 1992 में कौमी अक़लियती कमीशन की तश्कील की गई और 26 जनवरी 2006 को अक़लियती उमूर की एक अलहदा विजारत बनाई गई। इसका मकसद था कि विजारत मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़े के अक़लियतों से मुताल्लिक़ मसाइल पर तवज्जो मरकूज कर सकें और इनके मसाइल का तस्फिया कर सके। मज़कूरा विजारत के तर्ज अमल से तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अक़लियतों को लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि मरकजी हुकूमत की विजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से अक्सर बड़े बड़े खुश कर देने वाले ऐलानात तो किए जाते हैं, मगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो वही ढाक के 3 पात। इन हालात में सवाल उठता है कि हुकूमत की जानिब से जिस अक़लियत की फलाह बहबूद के लिए ढोल पीटा जा रहा है, आखिर इसकी हालत क्या है? मजमूई तौर पर देखा जाए तो वतन अजीज में अक़लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों के जानो माल, इज्जत व आबरू, तहजीब व सकाफत और मजहब सब खतरे में नजर आ रहे हैं। CAA और उत्तर प्रदेश का लव जिहाद मुखालिफ कानून सरासर आइन के मुनाफी है, क्योंकि इसके जरिए आज अपनी मर्जी से मजहब बदलने और शादी करने का हक छुपाया जा रहा है। इस सूरत हाल के लिए मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं। यूपी में आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात हैं, ऐसे में तमाम जमातों की नजरें अक़लियतों और खासकर मुस्लिम वोट पर टिकी हैं। लेकिन इंतखाबात में तमाम जमातों और खासकर मौजूदा सरकार से ये सवाल जरूर किया जाएगा कि इंतखाबात के वक्त अक़लियतों से किए गए वादे कितने पूरे हुए, अक़लियतों के हुकूक को लेकर सरकार ने कितनी संजीदगी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो हर साल 18 दिसंबर को
अक़लियतों के हुकूक के दिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सिर्फ एक दिन अक़लियतों के हुकूक को याद कर लेने से क्या अक़लियतों के अच्छे दिन आ जाएंगे या अक़लियतों के जो हुकूक हैं उसकी पासदारी हो जाएगी। और इसके अलावा अब इंतखाबी मौसम है और यूपी में इंतखाबात हैं, ऐसे में जो वादे और दावे अक़लियतों को लेकर किए जाते हैं, आज इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान यामीन अंसारी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, यूपी की सियासत पर बहुत अच्छी नजर रखते हैं और अक़लियतों और मुसलमानों पर खासतौर पर लिखते रहते हैं। यामीन अंसारी साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। बहुत शुक्रिया जनाब। यामीन अंसारी साहब, सर सबसे पहला सवाल यही कि 18 दिसंबर को अक़लियतों के हुकूक के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन सर एक जो सबसे अहम सवाल कि साल में एक बार अक़लियतों और मुसलमानों के हुकूक को याद किया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यह दिन चला जाता है और इसी के साथ उनके हुकूक की जो बात होती है वो भी वहीं पर खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने तमहीद में ही बहुत सारी चीजें बताई, और जहां तक 18 दिसंबर की बात है यौम अक़लियती हुकूक की, तो ये भी एक वैसा ही दिन मेरी नजर में है जैसे हम एक साल में एक दिन फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे इस तरह से मनाते हैं, तो इसी तरह हम यौम अक़लियती हुकूक भी मनाते हैं जी। दरअसल देखिए, इसमें हमें जायजा लेना चाहिए कि जमीनी सतह पर कितना और क्या काम हो रहा है। तो ये दिन भी मेरे ख्याल से उसी तरह हम इसी नजर से देखते हैं, वही एक दिन आया और फिर गुजर गया, लेकिन जमीनी सतह पर इसमें कोई भी तब्दीली मेरे ख्याल में नजर नहीं आई, ना इससे पहले कभी नजर आई। बिल्कुल यामीन अंसारी साहब, क्योंकि चुनावी मौसम है, उत्तर प्रदेश में इंतखाबात बहुत करीब हैं, ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात की जाए, तो आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है, क्योंकि आप भी सहाफत से जुड़े हुए हैं, पिछले 5 सालों में अक़लियतों और मुसलमानों के लिए क्या कुछ हुआ है? देखिए, मजमूई तौर पर अगर देखें पिछले 5 साल का अगर आप सवाल करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल वक्त मुसलमानों पर गुजरा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जी। देखिए, मैं एक मिसाल ये देना चाहता हूँ कि सीए और एनआरसी के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुए, पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रियासतों में एहतजाज, लेकिन जो रवैया उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ इख्तियार किया गया एहतजाज के दौरान, कि ठीक है आप एहतजाज न करने दें, लेकिन उनको बराह रास्त जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि पुरअमन एहतजाज कर रहे लोगों पर भी तशद्दुद किया गया, कुछ जगहों पर तशद्दुद के वाक़यात हुए थे, लेकिन सरकारी तौर पर जो तशद्दुद इख्तियार किया गया, जो रवैया इख्तियार किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक था जी। ये एक तरीके से अक़लियतों के लिए एक पैगाम दिया गया था कि अब आप अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते, अब अपने हुकूक के लिए भी नहीं लड़ सकते, या आपके खिलाफ कुछ कानून साजी हो रही है, आप उससे मुतासर हो रहे हैं किसी कानून साजी से, तो आप उसकी आवाज नहीं उठा सकते। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ, हालांकि दिल्ली में भी हुआ, एहतजाज तो सारी जगहों पर हुए थे। दिल्ली में दूसरी तरह की से यहाँ पे साजिश की गई और उसको सबोताज किया गया एहतजाज को, लेकिन यूपी की सूरत हाल कुछ दूसरी थी, जिसके जख्म अभी तक लोगों के भरे नहीं है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि 5 साल के बाद, जब अगले आइंदा साल के शुरू में जब इंतखाबात होंगे असेंबली के, तो वो शायद इस जख्म को फिर एक बार उसका इजाला करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यामीन अंसारी साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, और बार बार ये सवाल किया जाता है और आज फिर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि अक़लियतों की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि हम एक तरीके से जब अक़लियतों पर मजालिम की बात, अक़लियतों पर ज्यादती की बात होती है, तो हम हुकूमतों को या जिम्मेदारान को, इंतजामिया को या हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी और अहम बात यह है कि हमें अपना भी मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले आपने खुद सेक्टर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी का जिक्र किया, तो उनका हालांकि वो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन उसको मद्देनजर रख के हमें आज भी उस पर गौर करने की जरूरत है। खुद मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम इदारों को, जो भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो इस सिलसिले में कुछ काम करती हैं, उनको बहुत संजीदगी के साथ इस तरफ ध्यान देना होगा कि मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल क्या है, मुसलमानों की मुलाजमतों में, सरकारी मुलाजमतों में सूरत हाल क्या है,
उसको दूर करने के लिए हम किस तरह के इक़दाम हम अपने तौर पर कर रहे हैं। हुकूमत तो का जो काम है वो हुकूमत जाने, हुकूमत कर रही है अपने तौर पर। हम कितनी सरकारी स्कीमों का फायदा उठाते हैं या जो जरूरतमंद है, उन मुस्तफीन है, उन तक उन स्कीमों का फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जाहिर सी बात है, हमारे जो इदारे हैं, हमारी तंजीमें हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ये चीजें लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाएं जो जरूरतमंद है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा अपना मुहासबा करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। यामीन अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत और बहुत कायदे से आपने तज्जिया किया अक़लियतों के जो मसाइल हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उनके वोटों की जो अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया यामीन अंसारी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, चलिए यहां पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी माइनॉरिटी रिपोर्ट का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम माइनॉरिटी रिपोर्ट। मुल्क में तकरीबन तमाम इंतखाबी सरगर्मियों, बिलखुसूस लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के मौके पर सभी सियासी पार्टियों की नजरें मुस्लिम वोटरों पर मरकूज हो जाती हैं। एक बार फिर यूपी इंतखाबात से पहले तमाम जमातों की नजरें मुस्लिम वोटर्स पर टिकी हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि माजी में जिन जमातों ने अक़लियतों या मुसलमानों का वोट लिया, क्या उन्होंने अक़लियतों का भला किया है? आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। अक़लियतों की खस्ताहाली का जिम्मेदार कौन? अक़लियतों का वोट लिया, अक़लियतों को भुला दिया। क्या फिर ठगे जाएंगे अक़लियती वोटर्स? बरसरे इक़्तिदार जमात और इसके हलीफ तंजीमों की जानिब से तरक्की और विकास के कितने ही दावे क्यों न किए जाएं, कितने ही नारे क्यों न लगाए जाएं, लेकिन अवामी सतह पर जो रद्द अमल सामने आ रहा है वो तमाम दावों, वादों और नारों की नफी करता है। और अगर बात अक़लियती तबके के लोगों के रद्द अमल की करें तो मंजरनामा तशवीशनाक हद तक खराब है। माहिरीन मानते हैं कि अक़लियतों को हर किसी ने ठगा है। तरक्की के वादे और दावे तो सभी ने किए, लेकिन ये वादे वफा नहीं हुए। तो हम गौर करते हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपनी अपनी सियासत की है और सर फहरिस्त बहुत सारे वादे भी किए हैं, लेकिन 70 बरस के बाद जब हम देखते हैं अपनी जानिब और अक़लियतों की जो हालात है उसकी तरफ हम नज़रसानी करते हैं, तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हमसे दूर हैं। हम चाहे सच्चर कमेटी की बात करें, जब हम उसको पढ़ते हैं तो नज़र ये आता है कि हम जो सबसे पसमानदा तबका है इस मुल्क का, जिसे हम दलित कहते हैं, उनसे भी हम गए गुजरे हैं। लेकिन हर पार्टी अपने बैनर पर अक़लियतों के लिए एक खुशनुमा ख्वाब लेकर आती है और उसको सजाने का भी वादा करती है। लेकिन 70 बरस में अगर काश एक पार्टी अपनी जानिब से सिर्फ और सिर्फ 10% भी अक़लियतों के बनाए हुए उन ख्वाब को पूरा करने की, उनकी ताबीर को हल करने की कोशिश करती, तो आज शायद अक़लियतों के वो दिन न देखने पड़ते जिससे हम सब दो चार हैं। यानी अक़लियतों और खासकर मुसलमानों का भला किसी ने नहीं किया है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में अक़लियती तबके के लोगों का इस्तेहसाल हर सतह पर किया गया है। ये बात आईने की तरह साफ है कि मौजूदा इक़्तिदार में अक़लियत नवाजी का ताल्लुक सिर्फ बयानात और कागजात के हद तक महदूद है। अमली तौर पर न कुछ किया गया है और न मुस्तकबिल में कुछ किए जाने के इम्कानात हैं। हम मुख्तलिफ पार्टियों के नाम भी ले सकते हैं, लेकिन शायद इसका ज़रूरत ही नहीं है। हमारे लिए इस वक्त जो मौजूदा सरकार है इसकी हम बात करते हैं तो यकीनन हमारे लिए बहुत सारे ऐसे सवालात भी हैं कि जहां एक तरफ जो हमारे प्रधान सेवक हैं वो हमारे लिए कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलें, लेकिन जब हम छोटी छोटी घटनाओं को देखते हैं, छोटे छोटे मसलों को देखते हैं, तो वहाँ पर ये जो जुमला है वो सिर्फ जुमला नज़र आता है, क्योंकि हमारे सवाल करने का हक तो नहीं छीना जा सकता। मुझे असीर करो या मेरी ज़बां काटो,
मेरे ख्याल को बेड़ी पे नहीं सकते। यकीनन ये मेरा सवाल करने का भी हक है और मुझे सवाल पूछने का भी हक है। तो हम अगर बात करें कि इस चीज़ों को जो इस वक्त गुजर रही हैं उस पर हम किसी के लिए ये बात कह ही नहीं सकते कि हमें कांग्रेस ने दिया, हमें समाजवादी पार्टी ने दिया या बहुजन समाज पार्टी ने दिया या भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जहाँ तक जो भी है वो अपनी जगह पर बिल्कुल उसी तरह से है कि सिर्फ हमें एक शराब या एक ख्वाब दिखाया गया, उस ख्वाब की ताबीर शायद बड़ी धुंधली है। गरीब, दलित, मुस्लिम और सभी जातों के पसमानदा लोगों को यह एहसास हो चुका है कि अक़लियतों को साथ लिए बगैर न मुल्क की तरक्की मुमकिन है और न यकजहती और तहफ़्फ़ुज़ का क़याम। मौजूदा वक्त में अक़लियतों के सामने रोजगार, तालीम, सेहत और सबसे अहम तहफ़्फ़ुज़ का मसला दरपेश है। यानी मौजूदा अहद में अक़लियती बहबूद के पेश नज़र वादे और दावे तो खूब किए गए, लेकिन ये दावे आज तक वफा न हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जब इंतखाबात आते हैं तमाम पार्टियों की नजरें अक़लियती वोटर्स और ख़ासतौर से मुस्लिम वोटर्स पर टिक जाती हैं। इस बार भी यही एक तरह से रस्म अदा की जा रही है। तमाम सियासी जमातों की यूपी में जो नजरें हैं वो अक़लियती और ख़ासतौर से अक़लियतों में जो सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, मुस्लिम वोटर्स पर निगाहें टिकी हुई हैं। आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, आदादो शुमार क्या कुछ कहते हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, इस वक्त राजतौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। ऋषि मिश्रा जी, सर क्योंकि बार बार चुनाव आते हैं और जब भी चुनाव आते हैं तो मुसलमानों की याद सियासी पार्टियों को सबसे ज्यादा सताती है। इस बार भी यूपी में हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियों की जो नजरें हैं वो मुस्लिम वोटर्स पर टिकी हुई हैं। अगर सर आंकड़ों की बात की जाए 2017 से लेकर 2022 के चुनाव में हम जा रहे हैं, तो मुस्लिम वोटर्स की जो इंपॉर्टेंस है, जो उसकी अहमियत है, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए अबू भाई, एक आम भाषा में कहावत है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, चाहे वो सामाजिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो या आर्थिक भागीदारी हो। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि 2012 से 2017 का यदि आप विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की आंकड़ा देखेंगे तो 2012 में करीब 64 से 65 मुस्लिम विधायक हुआ करते थे, वो घट के 2017 में 25 हो गए। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है, 19% टोटल पॉपुलेशन का 19% मुस्लिम आबादी है। फिर भी मात्र 2017 में 25 विधायकों का, मुस्लिम विधायकों का चुना जाना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि हमारे राजनीतिक पार्टी हमारे मुस्लिम कौम के भाइयों को सिर्फ वादे के साथ वादे किया है, वादे को निभाया नहीं। आपको बताऊं कि वेस्टर्न यूपी में मुसलमानों की आबादी इस प्रकार से अधिक है। यदि आप रामपुर को देखेंगे, रामपुर में 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है। मुरादाबाद में देखेंगे तो 47% में मुस्लिम आबादी है। बिजनौर में 43% है। सहारनपुर में देखेंगे तो 42% है। मुजफ्फरनगर में 41% है। अमरोहा में 40% है। रामपुर में 37% है। बरेली में 34% है। मेरठ में 34% है और बहराइच में 33% है। और इसके साथ यदि जाटों का समीकरण जुड़ जाता है और जिस पार्टी के फेवर में ये समीकरण चली जाती है उसको सत्ता में आने से और लखनऊ में ताज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल उठता है कि यदि समाजवादी पार्टी के साथ या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुस्लिम कौम जाती है तो क्या उनको राजनीतिक भागीदारी ये पार्टी देगी? मैंने एक डिबेट में एक सवाल भी किया था अबू भाई कि क्या यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? मैं आपको दुर्भाग्यवश बताऊं कि वो उनके जो नुमाइंदे थे स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पाए। तो मुसलमानों का वोट तो सभी पॉलिटिकल पार्टी और पार्टियों को चाहिए, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आती है तो उनके हाथ खाली हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं ऋषि मिश्रा जी, जो MIM फैक्टर है या OAC जो फैक्टर है इस बार 2022 के यूपी चुनाव में, उसे किस तरह से आप देखते हैं? कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अबू भाई, एक दो जगह हो सकते हैं कि क्योंकि यदि OBC की पार्टी किसी मजबूत उम्मीदवार को उतार दे तो वहां पे कुछ वोट कट सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अबू भाई देखें तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वह बाइपोलर होने जा रहा है। और बाइपोलर जहां जहां चुनाव होता है, आप दिल्ली विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लीजिए,
आप यदि दोनों विधानसभा चुनाव को एनालिसिस करेंगे तो देखे होंगे कि मुस्लिम तबका जो है एक तरफा वोट करती आई है। तो मुझे नहीं लगता है कि AIMIM उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा फैक्टर हो सकता है। और मुझे जिस प्रकार का रुझान मिल रहा है और स्थानीय पत्रकारों से मेरी बातचीत होती है, मुस्लिम कौम है एक साथ, मुझे लगता है कि मतलब एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती है। बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर में मैं उसका जवाब चाहूंगा कि चुनाव आए हैं और चुनाव पर सियासी रंग, मजहबी रंग चढ़ता जा रहा है, जात पात और मजहबी रंग फिर से मंदिर मस्जिद की सियासत होने लगी है ऋषि मिश्रा जी। तो क्या ये चुनाव भी पिछले चुनाव की तरह ही डेवलपमेंट और बेरोजगारी और महंगाई इस पर न होकर जात पात और मजहब के नाम पर ही लड़ा जाएगा? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा और टाइमिंग भी सही है। आज लखनऊ में अमित शाह जी की रैली थी और अमित शाह जी का मैंने बाइट सुना, उन्होंने कहा ये निषादों की रैली है, हमने ये इस धर्म के लिए ये कर दिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता भी इस प्रकार के बयान देते हैं, जैसे जिन्ना जैसा बयान, जिन्ना का अखिलेश यादव ने जिन्ना को बीच में लेके आए। जो लोकतंत्र में जो मूल मुद्दे होते हैं, विकास के डेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे होते हैं, शिक्षा के मुद्दे होते हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, मुझे लगता है कि उससे परे हमारे जो राजनीतिक दल हैं इस बार उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पे, जात के आधार पे चुनाव लड़ने जा रही है। और हो सकता है कि चुनाव को पोलराइज करने का प्रयास इधर से भी हो उधर से भी हो, लेकिन सबसे बड़ा यह है कि जनता को निर्णय लेना है कि आप किसके साथ जाते हैं, डेवलपमेंट के साथ जाते हैं या धर्म जात पात का नारा लगाने वाले पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आखिरी फैसला तो जनता जनार्दन का ही होता है और अब यूपी में जनता किसके लिए क्या कुछ फैसला करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बहुत अच्छे से आपने तज्जिया किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अक़लियतों और मुसलमानों के वोट पर सबकी नजर है, लेकिन ये वोट किसे चोट करेगा, ये वोट किसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, ये तो इंतखाबात में ही पता चलेगा। लेकिन यूपी असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम फैक्टर कितना अहम है या कितना अहम होगा, और यूपी में माजी के असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम अरकान असेंबली की तादाद कितनी रही है, आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। यूपी असेंबली इंतखाबात 1993 में 28 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए। यूपी असेंबली इंतखाबात 1996 में 38 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए थे। इसी तरह साल 2002 के असेंबली इंतखाबात में 46 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए थे। यूपी असेंबली इंतखाबात 2007 में 56 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए थे। इसी तरह 2012 के असेंबली इंतखाबात में 68 मुस्लिम अरकान असेंबली चुनकर आए थे और साल 2017 असेंबली इंतखाबात में 25 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए।